वेलकम टू एवरीवन। आज हम लोग ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में बात करेंगे। किस तरीके से ऑप्शन ग्रीक्स को हम लोग लाइव मार्केट में प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। जैसे निफ्टी में स्ट्राइक सिलेक्शन के लिए हम लोग ऑप्शन ग्रीक्स को यूज करते हैं। डेल्टा क्या है, थीटा को कैसे यूज किया जाता है, गामा किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं स्ट्राइक सिलेक्शन के लिए, उसको हम यूज करेंगे, सीखेंगे। और ब्लैक स्कॉल्स मॉडल एक होता है जिसे हम ऑप्शन कैलकुलेटर, जिसके थ्रू ऑप्शन की प्राइसिंग होती है। तो वो समझेंगे कि किस तरीके से हम ऑप्शन की प्राइसिंग कर सकते हैं, ब्लैक स्कॉल्स मॉडल कैसे यूज करना चाहिए, और उससे आप थीटा वेगा डेल्टा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो आपको फ्रीली अवेलेबल है। गूगल में आप जाएंगे तो आपको ऑप्शन कैलकुलेटर मिल जाएगी। और उसमें बट मेन इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसमें पैरामीटर्स कैसे डालना होता है। तो हम ये समझेंगे कि उस ऑप्शन कैलकुलेटर में किस तरीके से हम कौन सा पैरामीटर पुट करें तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो ऑप्शन ट्रेड हो रही है वो ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। क्या उसकी प्राइसिंग होनी चाहिए। अगर हमें लगता है कि वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी 1% से, अगर विक्स बढ़ेगी तो क्या प्राइस आएगा, अगर विक्स घट जाती है तो क्या प्राइस आएगा। या एक दिन अगर निकल जाता है, जैसे 5 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, तो एक दिन अगर निकलता है तो टाइम वैल्यू कितनी ऑप्शंस की टूट जाएगी। ये सब एक ऑप्शन बायर को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऑप्शन के जो प्राइसिंग है, ऑप्शन के जो प्राइसिंग है वो 4-5 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए टाइम टू एक्सपायरी, कितने दिन एक्सपायरी को बचे हुए हैं, वोलेटिलिटी कितनी मार्केट में होने वाली है। जैसे मान लीजिए कल बिहार इलेक्शंस के रिजल्ट्स आएंगे, तो उस केस में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, और उस सिचुएशन में कई बार क्या होता है, प्रीमियम्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो वॉलेटिलिटी का क्या इम्पैक्ट है, टाइम वैल्यू का क्या इम्पैक्ट है। फिर अंडरलाइंग भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो निफ्टी है या जो स्टॉक्स अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसे हम अंडरलाइंग बोलते हैं। और उसकी किस तरीके से मूवमेंट है, क्या एक्सपेक्टेशन है, उस इन सब फैक्टर्स पे ऑप्शन के प्राइस डिपेंड करते हैं। इंटरेस्ट रेट पे भी ऑप्शन का प्राइसिंग डिपेंड होता है, बट उसे हम जनरली कंसीडर नहीं करते हैं। क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट होती है वो बहुत ज्यादा लाइव ट्रेडिंग में मूव नहीं करती है। इंटरेस्ट रेट तो जैसे मान लीजिए एक फिक्स्ड हो गई कि 6.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है एफडी का। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये अंडरस्टैंडिंग हमें समझने के लिए कि जो एनएससी ऑप्शन की प्राइसिंग कैलकुलेट करती है, वो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लेकर के चलती है। हम लोग अगर एफडी का रेट 6.5-7% है, मगर जो एनएससी अपने ऑप्शन प्राइसिंग को कैलकुलेट कर रही है वो अपने वेबसाइट में लिखती है नीचे कि जो ऑप्शन के प्राइस कैलकुलेट हो रहे हैं उसमें हमें हमने इंटरेस्ट रेट को 10% कंसीडर किया है। तो यहाँ पे भी हम ब्लैक स्कॉल्स मॉडल जब यूज करेंगे तो हम उसे 10% कंसीडर करके चलेंगे, और उसे हम ग्रीक्स में रोहो बोलते हैं, जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट जो इम्पोर्टेंट है वो 4 ग्रीक्स इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम सीख लेंगे। फिर एक आईवी होती है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। उसे कैसे लाइव मार्केट में यूज करना है, वो सब उन सब पॉइंट्स पे हम फोकस करेंगे। तो कुल मिला के प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों होगा इस सेशन में। और नेक्स्ट 1 घंटे में हम कुछ थ्योरेटिकल कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे, और फिर हम आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी सवाल होंगे, उसको लेंगे। तो आज का पूरा सेशन हमारा ग्रीक्स पे है। हम लोगों ने कई बार ऑप्शन चेन पे बात करी है, ओपन इंटरेस्ट पे बात किया है, बट आज हम फुल फोकस ग्रीक्स पे कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर आप बायर हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आप सेलिंग अगर ऑप्शंस करते हैं तो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडेक्स कर रहे हैं तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्टॉक्स कर रहे हैं तो वहां पे भी ग्रीक्स की रेलेवेंसी सिमिलर होगी। यानी ग्रीक्स का जो बिहेवियर होगा, वो वीकली ऑप्शंस हो या मंथली ऑप्शंस हो, करीब करीब इम्पैक्ट सेम होगा। केवल थीटा का फर्क होता है कि अगर वीकली ऑप्शंस है तो जल्दी टाइम वैल्यू डिके होगी, और अगर लॉन्ग डेटेड ऑप्शन है तो वहां पे टाइम वैल्यू डिके स्लो होती है। तो बाकी अदर जो ग्रीक्स हैं, जैसे डेल्टा है, उसका इम्पैक्ट सिमिलर होगा। वेगा का भी इम्पैक्ट सिमिलर होता है स्टॉक्स में। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट स्टॉक ट्रेडिंग के लिए भी है और इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए भी है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि कैसे हम इफेक्टिवली ऑप्शन ग्रीक्स को अपनी ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। हमें क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, और स्ट्राइक सिलेक्शन में हमें क्या करना है। जब हम ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो थीटा वैल्यू को किस तरीके से कंसीडर करना चाहिए। ओवरनाइट ऑप्शंस कैरी कर रहे हैं तो हमें ये कंपेयर करना चाहिए कि डेल्टा की वैल्यू और थीटा की वैल्यू
अगर डेल्टा की वैल्यू थीटा से ज्यादा है तभी हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इन सब प्रैक्टिकल चीजों पे हम लोग बातचीत करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ये जो थोड़ा सा सुनने में कॉम्प्लेक्स टॉपिक लगता है कि ऑप्शन ग्रीक्स, इसे कैसे हम सिंपल और सिंप्लीफाई करके लाइव ट्रेडिंग में इसे इम्प्लीमेंट कर पाए, इसे सीख पाए, इन सब के बारे में हम लोग आइए चलते हैं, बात करते हैं। थोड़ा थ्योरेटिकल समझ लेते हैं कि क्या है ऑप्शन ग्रीक्स। ये बेसिकली ऑप्शन ग्रीक्स ये हमें क्वांटिफाई करता है कि ऑप्शन प्राइस किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। ऑप्शन ग्रीक्स एक फैक्टर है जो ये हमें बताता है कि जो ऑप्शंस के प्राइसिंग है वो मार्केट के वेरिएबल चेंज होने से कैसे रिएक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए स्टॉक का प्राइस है या इंडेक्स का प्राइस है, उसमें जो मूवमेंट होगी उसके हिसाब से आपकी जो ऑप्शन है, जो हम लोगों ने ऑप्शन कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन खरीदी है, वो किस तरीके से रिएक्ट करेगी। कई बार हम लोग ये देखते हैं कि निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर हो गई, बट हमारी कॉल ऑप्शन में उतना रिएक्शन नहीं आता है, या कॉल ऑप्शन हमारी 10-15 रुपया ही ऊपर बढ़ती है। तो वो क्या उसका रिएक्शन होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है, कितना पॉइंट ऑप्शंस बढ़नी चाहिए, इन सब ये सब हमें ऑप्शन ग्रीक्स बताती है। और ऑप्शन ग्रीक्स को भी हम लोग मार्केट प्रिडिक्शन में यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग अभी पीसीआर को यूज करते हैं, उसी तरीके से मैं कुछ ट्रिक्स इस सेशन में सिखाने की कोशिश करूंगा जिससे आप ऑप्शन ग्रीक्स को देख करके एक आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का क्या मोमेंटम है, अपसाइड मोमेंटम है या डाउनसाइड मोमेंटम है। तो ऑप्शन ग्रीक्स भी अपने आप में कुछ क्यूज हमें देती है जो मार्केट को फॉरकास्ट करने में काफी हेल्प करती है। तो ऑप्शन ग्रीक्स में बेसिकली हमें ये पता चलता है कि कितना टाइम वैल्यू डिके हो सकता है, वोलेटिलिटी फैक्टर क्या है, इंटरेस्ट रेट। ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, बट ठीक है, समझने के लिए जरूरी है कि इंटरेस्ट रेट भी एक फैक्टर होता है जो हमें ऑप्शन प्राइसिंग में कंसीडर किया जाता है, जो करीब 10% के आसपास एनएससी के हिसाब से है। अगर इंटरेस्ट रेट 6.5-7% है, बट एनएससी इसे 10% लेकर के चलती है। बेसिकली ट्रेडर्स को ऑप्शन ग्रीक समझ के क्या फायदा होता है, इससे हम लोग बेसिकली अपने रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ऑप्शन ट्रेडिंग जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि रिस्की होती है, इसमें बहुत तेज मूवमेंट ऑप्शंस प्राइसिंग के होते हैं। आप लोगों ने आज की ट्रेडिंग सेशन में देखा होगा कि 26,000 और 26,100 की कॉल ऑप्शन एक समय में 100 रुपए से ऊपर थी, फिर वो 50-55 रुपए आ गई, फिर वापस। तो ऑप्शन की जो मूवमेंट है वो एक दिन में 50% 60% इरोड हो सकती है और बढ़ भी सकती है, तो ये काफी रिस्की है। तो इसके रिस्क को कैलकुलेट करने का एक ऑप्शन ग्रीक एक मेजर है जिससे हम ऑप्शन की वोलेटिलिटी या उसके रिस्क को मेजर कर सकते हैं। फिर एक प्रोबेबिलिटी भी मेजर होती है। जैसे मान लीजिए अगर डेल्टा 5 है किसी स्ट्राइक का, तो वो ये बताता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है मार्केट की एक्सपायरी उस लेवल से होगी। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी निफ्टी चल रही है 25,900, 25,900 स्पॉट लेवल है, और स्पॉट लेवल का डेल्टा 0.5 है। 0.5 का मतलब हो गया कि 50% प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट 25,900 के ऊपर एक्सपायरी होगी, और 50% प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट 25,900 के नीचे एक्सपायरी होगी। तो डेल्टा से आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि डेल्टा ये इंडिकेट करता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है मार्केट उसके ऊपर एक्सपायरी होगी या नहीं होगी। सपोज कीजिए किसी स्ट्राइक का डेल्टा 0.3 है, यानी फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं 26,100 की कॉल ऑप्शन जिसका डेल्टा आज के दिन में 0.3 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 30% चांस है कि जो कमिंग ट्यूसडे को एक्सपायरी होने वाली है, वो 30% चांस है कि 26,100 के ऊपर एक्सपायरी होगी, और 70% चांस है कि उसके नीचे एक्सपायरी होगी। तो जो हम लोग ऑप्शन बायर हैं, अगर हम 26,100 की कॉल ऑप्शन को खरीद रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि हम उस स्ट्राइक पे बेट कर रहे हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी 30% है विनिंग की और 70% है लूजिंग की। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग जब भी आप कर रहे हैं तो आपको काफी एक्टिव होना होता है कि अगर ट्रेड गलत जा रहा है या आपके डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहा है, तो आपको फटाफट उससे एग्जिट होना होता है, क्योंकि आप उस स्ट्राइक पे बेट कर रहे हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी केवल 30% है विनिंग की और 70% है लूजिंग की। तो ये सब सारे पैरामीटर्स जो ऑप्शन बायर है वो कैसे देख सकता है, वो सब हम समझेंगे। बट अभी तक हमें यही समझ में आया कि ऑप्शन ग्रीक्स
हमें ये बताता है कि हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी किस स्ट्राइक में कितनी है, उसका टाइम वैल्यू क्या हो सकता है, अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है तो ऑप्शन के प्राइस किस तरीके से मूव कर सकते हैं। ये सब फैक्टर्स हमें ऑप्शन ग्रीक से पता चलता है। तो चलिए अब हम एक एक करके एक एक ग्रीक्स को समझते हैं, और उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि कैसे हम ऑप्शन ग्रीक को प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। अब जो ऑप्शन ग्रीक्स है, इसके मेन ये एक तो होता है डेल्टा। डेल्टा का मतलब डायरेक्शन। डेल्टा आपको ये बताता है कि मार्केट में क्या डायरेक्शन, बेसिकली डेल्टा डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। और कैसे हेल्प करता है ये हम एग्जांपल से समझेंगे अभी, कि डेल्टा से भी आपको क्यूज मिल सकते हैं कि मार्केट का क्या डायरेक्शन हो सकता है। और बाकी डेल्टा आपको ये बताती है कि अगर निफ्टी में मोमेंटम होती है तो आपकी ऑप्शंस कितनी मूव करेगी, ये एज पर डेल्टा निकलता है। गामा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो बहुत सारे ट्रेडर्स गामा को नहीं यूज करते हैं। गामा हमें ये बताता है कि स्पीड ऑफ डेल्टा हमारी क्या होगी, यानी अगर मार्केट मूव करेगी तो जिस स्ट्राइक में हम ट्रेड कर रहे हैं उसका डेल्टा कितनी तेजी से चेंज करेगा, यानी चेंज ऑफ डेल्टा, ये हमें गामा बताता है। तो अगर हम उस स्ट्राइक में ट्रेड करें जिसका गामा सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मार्केट हमारी डायरेक्शन में गई तो हमें फटाफट प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये गामा बेसिकली स्पीड ऑफ डेल्टा बताती है। और नॉर्मली अगर आप गामा देखेंगे तो जिनका जिस स्ट्राइक का डेल्टा 0.4 से लेके 0.3 के बीच में होता है उसका हमेशा गामा हाईएस्ट देखा जाता है। तो जब भी आप, जैसे मान लीजिए आपको लग रही है कि मार्केट में मूवमेंट मिल सकती है ऊपर की तरफ, तो जनरली आप देखते होंगे कि हम लोग उन स्ट्राइक्स में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं जिसका डेल्टा 0.4 0.3 है। बेस्ट सुटेबल स्ट्राइक 0.4 0.35 होती है, क्योंकि उसका गामा हाईएस्ट होता है। गामा हाईएस्ट होने का मतलब स्पीड उस स्ट्राइक की काफी तेज होगी। अगर आपके मूवमेंट में आई तो स्पीड आपको ज्यादा उसमें मिलेगी, तो वो हमें गामा से पता चलता है। अब गामा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये अभी मैं आपको ऑप्शन कैलकुलेटर के थ्रू दिखाऊंगा। कि आज का एग्जांपल लेके कि किस स्ट्राइक का कितना गामा है, जैसे मान लीजिए 26,000 की स्ट्राइक है तो उसका गामा कितना है, डेल्टा कितना है, थीटा कितना है, ये एक एक करके हम लोग समझेंगे। थीटा का मतलब होता है टाइम वैल्यू, यानी आज एक दिन निकल गया और कल मार्केट अगर उसी लेवल पे खुलती है तो ये एक दिन में, ओवरनाइट एक दिन निकलने से हमारी टाइम वैल्यू कितनी चली जाएगी। क्योंकि ऑप्शंस जो है, ऑप्शंस की लाइफ 5 दिन है। जैसे मान लीजिए अभी चल रही है 25,900, और 25,900 की जो कॉल ऑप्शन है वो मान लीजिए 150 रुपीज चल रही है, और अपनी एक्सपायरी आज हो गया थर्सडे, फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे, 3 दिन एक्सपायरी को बाकी है। तो 3 दिन में इसमें जो अभी पूरी की पूरी टाइम वैल्यू है 150 रुपया, क्योंकि मार्केट चल रही है 25,900, और 25,900 की कॉल ऑप्शन सपोज कीजिए 125 150 चल रही है आपकी, 150 के आसपास। तो 150 रुपया पूरा का पूरा टाइम वैल्यू है, क्योंकि निफ्टी अभी चल रही है 25,900 या उससे नीचे स्पॉट लेवल। तो ये पूरी टाइम वैल्यू है, और ये 3 दिन में इसकी एक्सपायरी होनी है, तो ये टाइम वैल्यू इरोड हो जाएगी। तो एक दिन अगर निकल गया तो हमारा कितना टाइम वैल्यू का नुकसान होगा, ये भी हमें समझना चाहिए। और मान लीजिए कल अगर 50 पॉइंट निफ्टी ऊपर खुलती है तो कितना प्राइस अप्रिसिएशन होगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, होता है कि डेल्टा से प्राइस ऊपर जाएगा बट टाइम वैल्यू के कारण प्राइस का डिके होगा। तो नेट नेट आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ये सब सारी कैलकुलेशन आपको ग्रीक से समझ में आती है, कि अगर मैं अपनी पोजीशंस कैरी करता हूं और मार्केट मान लीजिए 50 पॉइंट ऊपर खुलती है तो कितना मुझे पॉइंट मिलेगा और कितना थीटा का नुकसान होगा, ये सारी कैलकुलेशन आप ग्रीक से कर सकते हैं। अब एक वेगा फैक्टर भी होता है। वेगा फैक्टर का मतलब वोलेटिलिटी होती है। जनरली मार्केट जब ऊपर जाती है तो वेगा घट जाता है, यानी कि अगर कोई इवेंट नहीं है तो मार्केट के ऊपर जाने में ऑप्शन बायर को दो तरीके से नुकसान होता है। एक तो डेल्टा का फायदा मिलता है, यानी ऊपर गई तो आपका ठीक है प्राइस बढ़ता है, बट नुकसान दो तरीके से होते हैं। टाइम वैल्यू का नुकसान होता है, दूसरा विक्स के गिरने का नुकसान होता है, वॉलेटिलिटी के गिरने का नुकसान होता है। इसलिए कई बार आप लोग देखते होंगे कि आपके डायरेक्शन में मार्केट मूव करने के बाद भी ऑप्शंस के प्राइस उतनी ज्यादा नहीं बढ़ पाती है, और खास तौर से ये तब होता है जब एक्सपायरी काफी नजदीक होती है। जैसे मान लीजिए मंडे और ट्यूसडे को एक्सपायरी होती है, तो मंडे और ट्यूसडे ये 2 दिन ऐसे होते हैं कि अगर 50-60 पॉइंट आपके फेवर में भी
मार्केट खुल जाएगी तो भी आपको ऑप्शंस जो आपने खरीदी है वो अगर हल्की सी भी आउट ऑफ मनी होगी तो आपको उसमें नुकसान होगा, डिस्पाइट कि मार्केट आपके फेवर में खुल रही है। उसका रीजन है कि मार्केट अगर ऊपर खुली तो आपको टाइम वैल्यू का भी नुकसान होता है और विक्स का भी नुकसान होता है, वेगा का, क्योंकि विक्स जनरली मार्केट ऊपर खुलने से वॉलिडिटी कूल ऑफ हो जाती है और जिस कारण हमें वेगा का भी नुकसान होता है। बट अगर सपोज हम पुट ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं और मार्केट नीचे खुल जाती है तो उस केस में वेगा का हमें कई बार फायदा मिल जाता है, क्योंकि वॉलिडिटी इंक्रीज होती है मार्केट के गिरने से, तो उस केस में हमारा पुट का प्रीमियम तेजी से बढ़ जाता है। तो मंदी के मार्केट में ऑप्शन बायर को अगर वो पुट में ट्रेड कर रहा है तो उसको वेगा का फायदा होता है। और अगर से तेजी के मार्केट में, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि तेजी की मार्केट है, बुलिश मार्केट है, तो इस सिचुएशन में हमें वेगा से नुकसान होता है ऑप्शन बायर को। और एक और पांचवा रेहो बोलते हैं, जो इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड है, बट ये उतना रिलेवेंट हमें डे टू डे ट्रेडिंग के लिए नहीं है। बस एक इंफॉर्मेशन के लिए आपको ये जानना चाहिए कि ये 5 फैक्टर्स हैं जो आपके ऑप्शन प्राइसिंग को ग्रीक्स के टर्म्स में इंपैक्ट करते हैं। इसके अलावा अदर फैक्टर्स भी होते हैं, अंडरलाइंग कितनी है, टाइम टू एक्सपायरी कितनी है, ये सब फैक्टर्स हैं जो ऑप्शन प्राइसिंग को इंपैक्ट करते हैं। तो आज हम लोग फोकस मेनली ग्रीक्स पे कर रहे हैं, तो हम एक एक ग्रीक्स के बारे में बात करते हैं, फिर उसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे हम ग्रीक्स को यूज कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, सबसे फर्स्ट हम पॉइंट लेते हैं डेल्टा, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीक है, और उसके साथ साथ गामा। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीक्स हम लोग लाइव मार्केट में देख हमेशा ऑलवेज नजर रखते हैं। अब डेल्टा क्या बोलता है? डेल्टा ये इंडिकेट करता है कि ऑप्शन के प्राइस, अगर निफ्टी सपोज कीजिए मेरी 1 रुपया मूव करती है, तो मेरा ऑप्शन का प्राइस कितना मूव करेगा, ये आपको डेल्टा बताएगा। अब मान लीजिए निफ्टी 10 रुपया मूव कर गई, तो कुछ स्ट्राइक्स जो होती है वो आप देखेंगे कि 5 रुपया मूव करती है, कुछ स्ट्राइक आप देखेंगे 10 रुपया निफ्टी के मूवमेंट से 2 ही रुपया मूव करती है, कुछ स्ट्राइक आप देखेंगे कि निफ्टी 10 पॉइंट मूव करती है तो वो 1 रुपया मूव करती है। तो डिपेंड करता है कि उसका डेल्टा कितना है। डेल्टा जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो सेंसिटिव होगी निफ्टी के मूवमेंट से या अंडरलाइंग या स्टॉक्स के मूवमेंट से। अब जैसे मान लीजिए कॉल ऑप्शन जो होती है उसका डेल्टा हमेशा 0 से 1 तक होगा। अगर इन द मनी हो गई, ऑप्शंस काफी इन द मनी हो गई, तो उसका डेल्टा नॉर्मली 0.9 या 0.95 और एक्सपायरी वाले दिन 1 हो जाता है। और अगर डीप आउट ऑफ मनी ऑप्शंस है, जैसे मान लीजिए हम लोग अभी 26,000 पे ट्रेड कर रहे हैं, 25,900 पे, और अगर आप 27,000 की कॉल ऑप्शन देखिएगा तो उसका डेल्टा बहुत माइनर होगा, 0.001, मतलब काफी इनसेंसिटिव होगी, क्योंकि 27,000 की कॉल में मार्केट के मूवमेंट से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उसका डेल्टा बहुत कम होगा। एक सिंपल रूल हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमेशा एट द मनी होती है स्पॉट के हिसाब से, एक्सपायरी हमेशा स्पॉट लेवल से होती है, न कि फ्यूचर लेवल से। तो जो एट द मनी होगी, जिस लेवल पे निफ्टी चल रही है, उसका डेल्टा हमेशा 0.5 होगा, हमेशा डेल्टा 0.5 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि निफ्टी 1 पॉइंट मूव करेगी तो एट द मनी ऑप्शंस आपकी 50 पैसे बढ़ेगी, और निफ्टी अगर 1 पॉइंट गिरेगी तो आपकी ऑप्शंस 50 पैसे से गिरेगी। ये एक बेसिक सिंपल है। बट जैसे जैसे मार्केट मूव करती है वैसे वैसे डेल्टा भी आपका इंक्रीज होता है। जैसे मान लीजिए आपने 0.5 डेल्टा पे कॉल ऑप्शन खरीदा और मार्केट 25-30 पॉइंट ऊपर चली गई, तो वो डेल्टा 0.6 हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट इन द मनी होती जाती है आपका डेल्टा आपके फेवर में आता जाता है। और अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है तो डेल्टा रिड्यूस होता है, यानी 0.5 से 0.4 आ जाता है। तो यहाँ पे समझने की चीज ये है कि प्राइस के मूवमेंट के साथ साथ डेल्टा का भी मूवमेंट होता है। इस पॉइंट पे मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं कि ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको हेल्प कर सकता है मार्केट के फॉरकास्ट में। जैसे अभी एक तो सिंपल हो गया कि डेल्टा हमें ये बताता है कि मेरा ऑप्शंस कितनी मूव करेगी। दूसरा, डेल्टा से आप ये भी पकड़ सकते हो कि मार्केट की मूवमेंट किधर आ सकती है, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, हम कैसे ग्रीक्स को यूज कर सकते हैं मार्केट के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। तो ये हमें ये समझ में आ गया कि जो ऑप्शन का डेल्टा है उसकी रेंज जो होती है वो 0 से 1 तक होगी, और पुट जो है, पुट का डेल्टा भी 0 से -1 के बीच में होगी। ये बेसिकली इसका भी डेल्टा 0 से 1 ही है। माइनस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये पुट है, तो अगर मार्केट गिरेगी तो डेल्टा इंक्रीज होगा, और मार्केट अगर बढ़ती है तो डेल्टा घटता चला जाता है।
अब सेकेंड पॉइंट आता है गामा। गामा ये मेजर करता है कि डेल्टा किस तरीके से मेरा चेंज होगा। अगर किसी स्ट्राइक का गामा बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब उसका डेल्टा बहुत फास्ट चेंज होगा। और जिस स्ट्राइक का डेल्टा फास्ट चेंज होता है उसकी स्पीड ज्यादा होती है, और स्पीड ज्यादा होने का मतलब हो गया कि अगर आपके डायरेक्शन में मूवमेंट आती है तो आपको प्रॉफिट फास्ट मिलता है। तो हमें गामा और डेल्टा इन दोनों पे नजर रखना चाहिए। और गामा कई बार हमें बहुत काम आती है जब अचानक से कोई ब्रेकआउट हो जाता है या शॉर्ट टर्म। अब जैसे हम लोग कई बार ब्रेकआउट्स प्ले करते हैं, तो ब्रेकआउट्स जब होता है निफ्टी में या स्टॉक्स में, तो उस समय आप हाई गामा वाले अगर स्ट्राइक पे ट्रेड करेंगे तो आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि डेल्टा कम है तो आपका रिस्क वहां पे कम है, और गामा ज्यादा होने के कारण आपको रिवार्ड्स जल्दी मिलते हैं। तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन में आप ट्रेड कर रहे हैं जहां पे आपको लग रहा है कि मार्केट में ब्रेकआउट्स हो सकते हैं, किसी स्टॉक्स में ब्रेकआउट हो रहा है, तो उस समय हाईएस्ट गामा वाले स्ट्राइक को पकड़ना चाहिए। और जब आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट थोड़ी साइडवेज है और टाइम वैल्यू डिके हो सकती है, तो उस केस में हाईएस्ट गामा वाले स्टॉक की जगह आपको कुछ हेज स्ट्रेटजीज कर सकते हैं। उस समय हाईएस्ट गामा करेंगे तो फिर कई बार डेल्टा डीके भी हो जाती है। डेल्टा डीके का मतलब, मार्केट सपोज कीजिए एक रेंज में ट्रेड कर रही है, मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो नॉर्मली हम लोग पीसीआर के डेटा को देखते हैं, बट कई बार डेल्टा डीके भी देखा जाता है, यानी कि डेल्टा चल रहा है 0.5 और मार्केट साइडवेज है, और डेल्टा कॉल ऑप्शन का घटके हो गया 0.45, यानी डेल्टा में डिके हो गया। और डेल्टा में डिके होने का मतलब है कि आपको वो ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट कॉल ऑप्शन में बढ़ने के चांसेस अब नहीं है, क्योंकि कॉल ऑप्शन का डेल्टा डिके हो रहा है। तो अब यहाँ पे डायरेक्शन पकड़ने के लिए हमें डिके ऑफ डेल्टा पे फोकस करना होता है। जैसे हम लोग ये सुनते हैं कि टाइम वैल्यू का डिके होता है, ऑप्शंस के जो टाइम वैल्यू उसका डिके होता है, बट डेल्टा का भी डिके होता है। और अगर कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों का डेल्टा है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कॉल ऑप्शन में डेल्टा डीके हो रहा है या पुट ऑप्शन में डेल्टा डीके हो रहा है। अगर कॉल ऑप्शन में डेल्टा डीके हो रही है, इसका मतलब हो गया कि कॉल में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है, पुट में अट्रैक्शन आ सकता है। बट इसे फिर हम कंबाइन करते हैं अदर डेटा से, जैसे पीसीआर और टेक्निकल्स के साथ आप इसे कंबाइन करना होगा। ये एक एडिशनल कंफर्मेशन के जैसे आप यूज कर सकते हैं। केवल आप डेल्टा डीके के ऊपर ऐसा नहीं सोच सकते कि केवल हम इस इंडिकेटर को यूज करके डायरेक्शन को फॉरकास्ट कर सकते हैं। बट हाँ, आप इस इंडिकेटर को यूज करके एक एडिशनल कंफर्मेशन ले सकते हैं कि डेल्टा डीके आपका डेटा को सपोर्ट कर रहा है, आपके डायरेक्शन को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये बेसिकली डेल्टा और गामा का कॉन्सेप्ट हो गया। अब नेक्स्ट अगले दो ग्रीक्स में चलते हैं। डेल्टा मार्केट की डायरेक्शन, गामा स्पीड ऑफ डेल्टा। ये दो पॉइंट अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे सीखा। अब हम थीटा और वेगा पे चलते हैं। थीटा और वेगा, थीटा का मतलब जैसे नाम से हो गया, थीटा यानी टाइम वैल्यू, और वेगा, वेगा का मतलब हो गया वोलेटिलिटी। टी स्टैंड्स फॉर टाइम वैल्यू, क्योंकि इसमें थीटा है, तो टी स्टैंड्स फॉर टाइम वैल्यू। और वी हो गई वेगा, वी स्टैंड्स फॉर हमारा वोलेटिलिटी। तो थीटा का मतलब, जैसे ऑप्शंस होती है, ऑप्शंस में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ऑप्शन बायर के लिए वो है थीटा वैल्यू, क्योंकि टाइम वैल्यू डिके होती है। और रिटेल जनरली बाइंग में ही ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि बाइंग एक तो सिंपल लगती है, दूसरा बाइंग में कैपिटल भी कम लगती है। तो रिटेल का जो मेजर वॉल्यूम होता है, रिटेल का मतलब जो हम एक ऐसे ट्रेडर्स जिनकी कैपिटल साइज 10 लाख से कम है, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, उसे हम रिटेल कैटेगरी आप मान करके चलें, तो उनका जनरली फोकस ऑप्शन बाइंग की तरफ होता है। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में आपको एक लॉट में 2 लाख लगते हैं, ऑप्शन बाइंग करने में आपको 10,000 लगते हैं। बट जो इंस्टीट्यूशंस हैं या जो एफआईज हैं, उनका मेनली जो फोकस होता है वो ऑप्शन सेलिंग की तरफ होता है। अब ऑप्शन सेलिंग में फोकस क्यों होता है, उसका बेसिकली अगर आप रीजन देखेंगे तो हम उसको एक प्रैक्टिकल एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि जो एफआईज हैं या जो बड़े प्लेयर्स हैं, उनका ऑप्शन सेलिंग की तरफ फोकस क्यों है, ऑप्शन बाइंग की तरफ क्यों नहीं है। हाँ,
चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी देखिए, ये अभी मैंने आपके सामने एक एक्सेल सीट ये है, और ऑप्शन प्राइसिंग की ये एक्सेल सीट है। अब आप सिंपल यहाँ पे, अभी मार्केट कितनी है, ये स्पॉट लेवल है मेरा 25,879 इज द स्पॉट लेवल। तो आप मान लीजिए 25,900 मेरी एट द मनी हो गई, इसी लेवल पे मार्केट है। और इसका डेल्टा है 0.5। कितना डेल्टा है? 0.5। तो 0.5 डेल्टा का मतलब आप ऐसे समझें कि अब ये कैसे कैलकुलेट करना है, मैं आपको गूगल से आप जाके कैसे कर सकते हैं, मैं ये सारी आपको समझा के जाऊंगा कि आप किस तरीके से खुद से ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करना है, फिर लास्ट में किस तरीके से आपको ये डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एक तो डेल्टा जिसके बारे में हम लोगों ने बात करी, 25,900 की जो कॉल ऑप्शन है, इसका प्राइस अभी 143 चल रहा है, और इसका डेल्टा 0.5 है। 0.5 का मतलब यहाँ पे दो दो चीज समझने वाली चीज है। एक ये है कि मार्केट अगर 10 पॉइंट ऊपर चली जाती है यहाँ से, तो 0.5 का मतलब होगा कि आपकी ये 50 पैसे से कॉल ऑप्शन बढ़ेगी। यानी जो 143 की कॉल ऑप्शन है, अगर निफ्टी 10 पॉइंट ऊपर गई तो ये 5 रुपए से ऊपर चली जाएगी, यानी इसका भाव 148 होना चाहिए कम से कम। ये ओनली डेल्टा का इंपैक्ट है, इसमें मैंने थीटा को अभी कंसीडर नहीं किया है और वेगा को कंसीडर नहीं किया है, ये केवल हम लोग डेल्टा के इंपैक्ट के ऊपर समझ रहे हैं। दूसरा, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, तो 25,900 के ऊपर एक्सपायर होने के चांसेस केवल 50% है, और 25,900 के नीचे एक्सपायरी होने का चांसेस 50% है। तो अगर मैं ऑप्शन बायर हूं, और मान लीजिए मैंने 25,900 की कॉल ऑप्शन कैरी कर ली, तो हमें 25,900 की कॉल ऑप्शन कैरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप चैट रूम में, मैं सिंपल एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप मुझे एक आंसर दीजिए चैट में कि 25,900 की कॉल ऑप्शन 143 की ट्रेड हो रही है, क्या हमें कैरी करना चाहिए या ये ट्रेड हमें कैरी नहीं करना चाहिए? आपका ओपिनियन, अगर कैरी करना चाहिए तो यस कैरी, और नहीं करना चाहिए तो नो नॉट कैरी आप लिख सकते हैं। तो एक आइडिया लगेगा मुझे कि आपका क्या व्यू आ रहा है। आप सभी के पास ऑप्शन जो है वो Q&A का है, वहां जाके आप अभी अपना ओपिनियन रख सकते हैं। Q&A आप अपने मोबाइल से अगर आप देख रहे हैं या वेब से कर रहे हैं तो यस। ओके। हाँ, राहुल मुझे Q&A नहीं दिख रहा है। हाँ, आ गया। यस यस यस, बहुत सारे लोगों ने बोला कि हमें ये ऑप्शन कैरी करनी चाहिए, करेक्ट। अब मैं अपना लॉजिक आपको देता हूं। मेरे हिसाब से ये ऑप्शन हमें कैरी करना एक रिस्क है। मेजोरिटी ऑफ द यस, और मेजोरिटी ऑफ द आंसर्स आ रहे हैं यस 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 यस। एक मिनट। नो 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 नो, नॉट कैरी नॉट कैरी। हाँ, बहुत सारे लोगों ने नो कैरी बोला है। हाँ, नो कैरी, हाँ बहुत बढ़िया, नो कैरी, डू नॉट कैरी। सो मेजोरिटी ऑफ द आंसर्स ये आए हैं, कैरी हमें नहीं करना चाहिए, और बिल्कुल सही जवाब है आपका। ये कैरी नहीं करने के दो तीन रीजन है। फर्स्ट रीजन है कि आप 25,900 की कॉल ऑप्शन ले रहे हैं जिसका प्राइस है 143, करेक्ट। और इसकी एक्सपायरी को बाकी है 3 दिन, यानी कि कल हो गया आपको फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे। यानी पर डे का आप कॉस्ट दे रहे हैं 50 रुपए की, जो लॉजिकल नहीं है। सेकंड पॉइंट इसलिए कैरी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये वो स्ट्राइक है जिसकी प्रोबेबिलिटी 50% है कि आप जीतोगे और 50% है कि आप नहीं जीतेंगे। तो जैसे कॉइन होता है ना कि भाई, जैसे मैं आपको एक बोलूं कि चलो लॉटरी खेलते हैं, और हम कॉइन उछालते हैं, 50% चांस है, क्योंकि कॉइन जब आप करेंगे तो चांसेस हैं कि हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो ये जो एड द मनी ऑप्शन है, ये एक तरीके से हेड टेल वाला गेम हो गया, क्योंकि आपका 50% ही चांस है कि आप इसमें जीतोगे और 50% चांस है कि आप नहीं जीतेंगे। तो जब हमारा हार्ड अर्न मनी है, और जिसके ऊपर हम काफी, मतलब हम मेहनत से, अगर हमने हार्ड अर्न मनी किया और उसको हम इस तरीके से स्पेकुलेशन में तो नहीं लगा सकते कि हम वो कॉल ऑप्शन कैरी कर लें जिसके चांस 50-50 हैं कि हम जीत भी सकते हैं, नहीं भी जीत सकते हैं।
तो ये भी सेकंड रीजन है कि हमें ऑप्शंस को कभी भी ओवरनाइट कैरी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप कोई भी ऑप्शंस कैरी करेंगे उसका डेल्टा आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 0.5 कैरी कर लेंगे, 0.39 वाला डेल्टा कैरी कर लेंगे। तो आपकी विनिंग प्रोडक्ट, सपोज कीजिए मैं 26,000 कॉल के बारे में बात करता हूँ और 26,000 की कॉल 95 पे ट्रेड हो रही है, तो क्या आपको कैरी करना चाहिए 26,000 की कॉल 95 पे? नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका डेल्टा कितना, 0.39। यानी 40% चांस है कि आप जीतेंगे और 60% चांस है कि आप नहीं जीतेंगे। तो हम अपने हार्ड अर्न मनी को क्यों वैसे एसेट में लगा के ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड करें, जिसमें मेरा चांस ही 40% जीतने का है और 60% नहीं जीतने का है। दूसरी बात, ये तो हो गई एक सिंपल लॉजिक से कि हमें डेल्टा के हिसाब से कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इससे कंक्लूजन ये आ गया कि ऑप्शन ट्रेडिंग में हमें कभी भी नेकेड ऑप्शंस कैरी फॉरवर्ड करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप जब भी कैरी करेंगे तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी हमेशा 50% ही रहेगी, और 50% के विनिंग प्रोबेबिलिटी पे हम अपना हार्ड अर्न मनी कभी भी नहीं लगा सकते। तो इसलिए कंक्लूजन ये है कि आप ऑप्शन अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आप हेजिंग कैरी कीजिए, बुल स्प्रेड कर लीजिए, बियर स्प्रेड कर लीजिए, वहां पे क्या है आपका डेल्टा मैनेज हो जाएगा, टाइम वैल्यू भी मैनेज हो जाएगी। हमें नेकेड ऑप्शंस यानी प्लेन वेनिला कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शंस कभी भी ओवरनाइट कैरी नहीं करना चाहिए। उसका सिंपल लॉजिक है कि हमारा डेल्टा विनिंग प्रोबेबिलिटी 50% रहेगी। आप कभी भी कैरी करेंगे तो एट द मनी करेंगे या आउट ऑफ मनी करेंगे, जिसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी स्टार्टिंग से ही आपकी काफी कम रहेगी। अब यहाँ पे हम एक और लॉजिक देते हैं कि जो हमें ये ऑप्शंस, अब एक पॉइंट और था कि जो एफआईज हैं वो क्यों इतना ज्यादा ऑप्शन सेलिंग में इंटरेस्टेड हैं। अब जैसे 25,900 की जो कॉल ऑप्शन है, अगर मैं इसका 3 दिन एक्सपायरी को बाकी है, करेक्ट, और महीने में मान लीजिए इसका, अगर मैं इसके निकालूं कि 365 डेज होते हैं अपने को ट्रेडिंग के, तो अगर मैं निकालूं कि ये 143 रुपीज की है, करेक्ट, 143 रुपीज की है, और डिवाइडेड बाई जो मेरा स्पॉट का वैल्यू है, करेक्ट। ये देखिए, ये करीब करीब आधे परसेंट के आसपास की प्रीमियम है। और अगर मैं इसे 3 दिन के हिसाब से निकाल दूं, तो आप ये मान के चलिए स्पॉट की वैल्यू के हिसाब से अगर आप प्रीमियम निकालेंगे तो 143 रुपीज का प्रीमियम है स्पॉट वैल्यू के हिसाब से। और अगर आप अपनी कैपिटल पे निकालते हैं, तो मान लीजिए इसको ऐसे निकालते हैं, इसको अगर मान लीजिए मैं एनुअलाइज प्रीमियम निकाल दूं, तो 3 दिन का प्रीमियम, ये करीब अगर आप इसे निकालेंगे तो ये जो कॉस्ट आएगी आपकी करीब करीब 150 से 66% के आसपास की आपकी प्रीमियम की कॉस्ट आ रही है। अगर आप देखेंगे तो एनुअल जो एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप देखते हैं तो 6 से 7% के आसपास का एफडी का इंटरेस्ट होता है। बट अगर आप ऑप्शन के प्राइस को देखेंगे तो एक वीक में जो ऑप्शंस के प्रीमियम है, अगर आप शेडल की वैल्यू जोड़ें और उसमें कैपिटल डिप्लॉयमेंट के हिसाब से अगर मैं प्रीमियम को कैप्चर करूं, तो पर वीक 3 से 4%, 5% के आसपास का प्रीमियम कैप्चर एक एफआईज कर सकता है या ऑप्शन राइटर्स कर सकते हैं। तो पूरे साल में आप देखेंगे तो करीब करीब 60 से 70% का ऑप्शंस का प्रीमियम है वीकली ऑप्शंस में। अब मान लीजिए एक एफआईज है जिसके पास बहुत सारा कैपिटल है और वो हर वीक ऑप्शन राइटिंग का काम कर रहे हैं, कॉल पुट दोनों राइट कर रहे हैं, और उनका 60% प्रीमियम है, और अगर मान लीजिए वो 25% प्रीमियम भी कैप्चर कर 30% भी कैप्चर कर रहे हैं और हर साल कर रहे हैं, तो हो सकता है उसे किसी पर्टिकुलर पीरियड में लॉस लग सकता है, बट ओवरऑल आप देखेंगे तो वो काफी अच्छा गेन कर सकते हैं ऑप्शन राइटिंग करके। तो ऑप्शन, क्योंकि प्रीमियम
एनुअलाइज्ड प्रीमियम करीब 60-70% होने के कारण ही जो एफआईज हैं या फिर जो प्रोप्राइटरी फंड्स हैं वो ज्यादा इंटरेस्टेड हैं ऑप्शन सेलिंग में, क्योंकि आपका थीटा यहाँ पे आप देखिएगा तो 50 रुपया पर डे का थीटा है। 143 रुपीज अगर प्राइस है तो ये 3 दिन में खत्म हो जानी है। तो जो ऑप्शन, और अगर मैं स्ट्रैडल की वैल्यू ले लूं, सपोज कीजिए कॉल एंड पुट दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं, तो कॉल एंड पुट को अगर आप कंबाइन करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, कॉल एंड पुट दोनों को अगर कंबाइन किया जाए तो 276 आ रही है एक वीक के स्ट्रैडल की वैल्यू। तो अगर आप पूरे साल में इस वैल्यू को कैलकुलेट करें जो 52 वीक्स होती है, तो 52 वीक्स में आपको ये करीब करीब 15,000 रुपए के आसपास हो गई। तो क्या आपको लगता है कि 15,000 निफ्टी ऊपर नीचे हो जाएगी? अगर मैं इसे एक, ये तो बेसिकली 3 दिन की है स्ट्रैडल की वैल्यू, बट अगर मैं आपको 52 वीक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो 14-15 हजार के आसपास का प्रीमियम हो गया। तो एक साल में निफ्टी की मूवमेंट 25,900 से 15,000 पॉइंट ऊपर भी नहीं जानी, 15,000 पॉइंट नीचे भी नहीं जानी। तो कुल मिला के समरी यही है कि ऑप्शन के जो प्राइसिंग है वो इतना ज्यादा ओवर, मतलब कंपेरेटिवली ओवर प्राइस्ड है हमारे यहाँ, जिसके कारण ऑप्शन राइटिंग जो एफआईज हैं वो काफी एक्टिव है यहाँ पे, और हम रिटेल ऑप्शन सेलिंग में है, इसलिए हमें ऑप्शन बाइंग में, इसलिए बायर को ज्यादा नुकसान होता है। अगर आप यही प्राइसिंग को कैलकुलेट करेंगे, यूएस के मार्केट में भी ऑप्शन ट्रेड होती है, आप कभी अगर कहीं से मिले ट्रेडिंग व्यू अगर में प्राइसिंग आप देख सकते हैं, तो वहां पे आपको ये प्राइस नहीं मिलेंगे जो प्राइस हमारा इंडियन मार्केट में इतना ज्यादा ओवर प्राइस हमें ऑप्शंस दिखती है। जबकि विक्स की जो वैल्यू है वो अभी 12-13 है, तब हम इतनी ज्यादा ऑप्शंस ओवर प्राइस्ड हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ओवर प्राइसिंग के कारण ही एफआईज के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि उनके पास कैपिटल बहुत ज्यादा है, इसलिए वो ऑप्शन राइटिंग करके प्रॉफिट बना पाते हैं। हम ऑप्शन बायर हैं क्योंकि हमारे पास कैपिटल के कंस्ट्रेंट है। तो ऑप्शन बाइंग में जैसे मैंने आपको रिस्क समझा दिया अभी, कि अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो आपका कॉइन कॉइन की प्रोबेबिलिटी है कि 50% आप जीतेंगे और 50% आप लॉस करेंगे। अब बहुत सारे ट्रेडर हो सकता है आज पता नहीं 26,100 की कॉल ऑप्शन कैरी किए होंगे, या मान लीजिए अगर आप 26,100 की कॉल ऑप्शन कैरी करते हैं, या सॉरी, आप अगर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हैं कि आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। जैसे मान लीजिए ये देखिए ग्रीक्स है, और यहाँ पे मैं 26,000 की एक बार हम देखते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए ये 26,200 की कॉल ऑप्शन है या 26,100 की कॉल ऑप्शन है। 26,100 की कॉल ऑप्शन का डेल्टा कितना है? 26,100 की कॉल ऑप्शन, इसका डेल्टा कितना है? 0.28, यानी 28% प्रोबेबिलिटी है कि ये स्ट्राइक में आपको प्रॉफिट मिलेगा, और बाकी करीब 68% प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इसके नीचे एक्सपायरी होगी। तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी केवल 28% की है। तो हमें ये स्ट्राइक कभी भी हम, और ऊपर से 60 रुपए का प्रीमियम है, तो इसलिए हमें ऑप्शन एज अ बायर नेकेड ऑप्शन हमें कैरी कभी नहीं करना चाहिए। तो ये बेसिकली जो ये सब रिस्क है, ये सब रिस्क हमें डेल्टा को अगर हम स्टडी करते हैं तो हमें वहां से समझ में आते हैं कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। अब हमने डेल्टा के बारे में हमारा क्लियर हो गया। अब मान लीजिए ये डेल्टा हम कैलकुलेट कैसे करेंगे ये अभी हम समझते हैं। उसके बाद एक फैक्टर होता है वेगा, जिसे हम बोलते हैं वोलेटिलिटी विक्स। तो अगर मान लीजिए 12 है अभी विक्स, अगर 12 से 13 हो जाती है विक्स, तो आपकी ये जो ऑप्शन है ये 12-13 रुपया से इंक्रीज हो जाएगी। ये हमें वेगा बताता है कि मान लीजिए मार्केट में कुछ भी नहीं हुआ, कल बिहार के इलेक्शंस है, बिहार के इलेक्शंस के रिजल्ट्स आने वाले हैं। अब रिजल्ट्स आने वाले हैं तो मार्केट में क्या होगा कि अनसर्टेनिटी हो गई, मार्केट पता नहीं किधर मूव करेगी, ऊपर भी जा सकती है डिपेंडिंग ऑन की कौन सी पार्टी लीड करती है। तो उस केस में क्या होता है, विक्स बढ़ती है, वोलेटिलिटी बढ़ती है, क्योंकि मार्केट जब अनसर्टेन होगी तो वेगा का मतलब वोलेटिलिटी, और मार्केट जब अनसर्टेन होती है तो विक्स बढ़ने लग जाती है। आपने कई बार देखा होगा इलेक्शंस वगैरह जब आते हैं, या फिर बजट के टाइम पे, या कोई ऐसा इवेंट होने वाला होता है, तो उस समय थोड़ा ऑप्शंस महंगी हो जाती है, कॉस्टली हो जाती है। उसका रीजन ये होता है कि विक्स बढ़ जाती है, और विक्स के बढ़ने से ऑप्शंस के प्राइस बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि जो ऑप्शन क्योंकि विक्स बढ़ने से मार्केट की रेंज बड़ी होती है, कि मार्केट किधर भी मूव कर सकती है, रेंज बड़ी हो सकती है। तो
वेगा का मतलब है, सपोज कीजिए अगर ये मुझे एट द मनी में वेगा दिख रहा है 12.82। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं आगे आपको गूगल में दिखाऊंगा, बट अभी हम समझते हैं कि वेगा अगर मुझे दिख रहा है 12, इसका मतलब मार्केट में कुछ भी नहीं होता है और विक्स बढ़ जाती है। कल कल सुबह अगर मार्केट इसी लेवल पे खुलती है और विक्स इंक्रीज हो जाती है, तो आपकी ये जो कॉल ऑप्शन है ये 12-13 रुपया से ऊपर खुलेगी, डिस्पाइट की मार्केट फ्लैट खुलने के बाद भी। तो ये हमें वेगा बताता है। अब एक फैक्टर जैसे हम लोगों ने बात की थी थीटा की, जिसे हम बोलते हैं टाइम वैल्यू, यानी कल एक दिन निकलने से अभी इसका थीटा केवल 14-15 रुपया ही है। यानी कि कल थीटा बहुत रिस्की है। आज आज का थीटा केवल 14 रुपया है, यानी कल मार्केट अगर इसी लेवल पे खुलेगी तो 25,900 की जो कॉल ऑप्शन है वो 14-15 रुपया से टूट जाएगी। ये हमें थीटा बोल रहा है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप कैलकुलेट करके मुझे चैट रूम में जवाब, कुछ Q&A सेक्शन में जवाब दीजिएगा कि मार्केट अगर सपोज कीजिए कल 30 पॉइंट ऊपर खुलती है, 30 पॉइंट ऊपर खुलती है, और आपने कॉल ऑप्शन ली है 26,000 की कॉल ऑप्शन जिसका प्राइस 95 है। 95 है, 26,000 की कॉल ऑप्शन, और ये आपने कैरी फॉरवर्ड की है, और मार्केट 30 पॉइंट ऊपर खुलती है, तो आपका कितना कॉल ऑप्शन आपकी कितने प्राइस से ऊपर हो जाएगी, ये आप कैलकुलेट करके मुझे बताइए। 30 पॉइंट ऊपर खुलेगी तो डेल्टा इसका कितना है, डेल्टा है 0.4। यानी 30 पॉइंट ऊपर खुलेगी तो डेल्टा के हिसाब से ये 0.4, यानी कि 12 रुपया बढ़नी चाहिए। यानी 95 रुपीज की कॉल बंद हुई है, प्लस 12 रुपया मेरा ऊपर ये कॉल खुलेगी, क्योंकि डेल्टा मेरा 0.39 है। बट बट इसमें ये कैच है कि थीटा इसका 13 रुपया है, यानी 13 रुपया थीटा है। यानी टाइम वैल्यू चली जाएगी 13 रुपया से कल। यानी कि अगर मार्केट 30 पॉइंट कल ऊपर खुलती है आज से, आज की क्लोजिंग से, तो ये जो 95 वाली कॉल ऑप्शन है ये इसी भाव पे खुलेगी, 90-95 की रेंज में ही खुलेगी, क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू 14-15 रुपया चली जाएगी। और अगर किसी कारण से विक्स नीचे हो गई तो 12 रुपया अगर आपका ये विक्स का भी चला जाएगा। और अगर विक्स सेम लेवल पे खुली तो कोई बात नहीं, अगर विक्स गिर गई, क्योंकि मार्केट जनरली ऊपर खुलती है तो विक्स मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ी नीचे हो जाती है, तो अगर विक्स भी नीचे खुल गई तो आपका ये मतलब जो 95 रुपीज में आपने कॉल ऑप्शन ली वो मार्केट के 30-35 पॉइंट खुलने से आपके भाव पे ही रहेगी, या 90-95 की रेंज में ही खुलेगी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे कहाँ पे आती है, सपोज मैं कॉल ऑप्शन कैरी करके गया, मार्केट 30-35 पॉइंट ऊपर खुली और मेरी कॉल ऑप्शन उसी लेवल पे खुली, तो नॉर्मली प्रॉफिट बुक नहीं करते हम लोग, क्योंकि लग रहा है कि मार्केट 30-35 पॉइंट ऊपर खुली, हमारी कॉल बढ़नी चाहिए, तो हम कॉल को होल्ड कर लेते हैं। और वहीं से मार्केट थोड़ी नीचे आ गई तो कॉल ऑप्शन 80 की हो गई, 75 की हो गई, और उसके बाद फिर वो नीचे चली जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे ये आपको ग्रीक से समझ में आ जाएगा कि मार्केट अगर 50 पॉइंट ऊपर खुलती है, जो जनरली मतलब अगर 50 पॉइंट भी ऊपर खुलती है तो आपकी कॉल ऑप्शन 10-15 रुपया ही ऊपर जाएगी। और अगर मान लीजिए ये एक्सपायरी है अगले दिन, तो फिर और रिस्क है, क्योंकि वहां पे टाइम वैल्यू डिके ज्यादा होगी। अभी तो टाइम वैल्यू डिके आपका केवल 13-14 रुपया है, इसलिए आपको यहाँ पे डेल्टा से थीटा करीब करीब बराबर हो गई। बट अगर यही चीज ऐसा होता कि थीटा की वैल्यू 30 रुपया होती और डेल्टा की वैल्यू 15 रुपया होती, तो आपको थीटा का नुकसान डेल्टा से ज्यादा हो सकता था। तो कुल मिला के हमें यहाँ पे थोड़ा आपको जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आने लग जाएगी धीरे धीरे ये चीजें। बट यहाँ पे ये लर्निंग है कि जब हम एक्सपायरी के नजदीक आ जाते हैं तो क्या होता है कि करंट वीक की जो ऑप्शंस होती है उसका थीटा डेल्टा की मूवमेंट से ज्यादा हो जाता है ओवरनाइट जब आप कैरी करते हैं। तो उस केस में आपको करंट वीक ऑप्शंस की जगह अगले वीक की ऑप्शन ट्रेड करनी चाहिए, क्योंकि वहां पे क्या होगा कि आपका थीटा कम रहेगा और आपको मूवमेंट का डेल्टा का फायदा मिल जाएगा। तो जब भी ऐसा हो कि डेल्टा 50-60 पॉइंट का डेल्टा का जो मूवमेंट है उससे थीटा का इम्पैक्ट ज्यादा होने लग जाए, तो उस केस में आपको उस सिचुएशन में करंट वीक की ऑप्शंस छोड़ देनी चाहिए ट्रेडिंग करना, और हमें नेक्स्ट वीक की ऑप्शंस ट्रेड करना चाहिए, ताकि आपका थीटा का इम्पैक्ट जो है वो डेल्टा के इम्पैक्ट से कम हो।
तो इस तरीके से यहाँ पे ये थीटा है, वेगा है, डेल्टा है, ये सब हम सीखते हैं, समझते हैं, और इस तरीके से बेसिकली इसको यूज किया जाता है। अब इसमें कुछ टेक्निक्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डेल्टा है, तो मैंने क्या कर रखा है, एट द मनी, इससे 2 स्ट्राइक ऊपर और 2 स्ट्राइक नीचे। ऐसे हम लोग ऑप्शन चेन का डेटा में देखते हैं ना कि 2 स्ट्राइक ऊपर कितना चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो रहा है, 2 स्ट्राइक नीचे कितना चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो रहा है। उसी तरीके से आप डेल्टा, ये जो डेल्टा है, ये सबका डेल्टा यहाँ पे आ रहा है। एक एक्सेल में आप चाहो तो डेटा पुल कर सकते हैं, और ये डेटा आपको कहीं ना कहीं से अरेंज करना पड़ेगा। क्या तो आप एक्सेल में कहीं से डेटा परचेज कीजिए, या फिर डेटा आपको अरेंज करना पड़ेगा। कैलकुलेशन में आपको सिखा देता हूँ कैसे होगी। तो ये जो डेटा है, इसकी एवरेज आ रही है 0.5, और इसकी भी आज संजोग से पुट का भी एवरेज 0.5 भी आ रहा है। तो डेल्टा ऑफ पुट एंड डेल्टा ऑफ कॉल, ये दोनों आपको लाइव मार्केट में कंपेयर करना है। लाइव मार्केट में क्या आप देखिएगा कि डेल्टा डीके में यहाँ पे सिखा रहा हूं कि डेल्टा डीके, अब लाइव मार्केट में जब आप ट्रेड कर रहे होंगे तो ये डेल्टा आपको कई बार दिखेगा 0.6, और ये डेल्टा आपको दिखेगा 0.40। अगर ऐसा दिख रहा है, इसका मतलब मार्केट इज टिल्टेड टुवर्ड्स कॉल्स, यानी हमें कॉल पे ट्रेड करना है, पुट पे दिमाग नहीं लगाना है। क्योंकि डेल्टा की जो टिल्टिंग है, जो इम्बैलेंस है, वो कॉल की तरफ ज्यादा है, पुट की तरफ कम है। अब ऐसे सिचुएशन में जब आज हम देख रहे हैं कि दोनों का डेल्टा करीब करीब बराबर है, तो ये क्लोजिंग में ऐसा हो गया क्योंकि सुबह डेल्टा पॉजिटिव ही था, और मार्केट में कई बार ऊपर का मूव मिला, लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग आई, बिकॉज कल बिहार इलेक्शंस के रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो जो लॉन्ग होंगे उन्होंने अपनी पोजीशंस काट ली आज। और ये मैसेज हम लोगों ने 1:55-56 पे आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे सर्कुलेट भी किया था कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग का डेटा हमें दिख रहा है। और उसके बाद मार्केट 100-125 पॉइंट वहां से नीचे आई। तो क्योंकि वो डेटा में कुछ ऐसा दिखा कि जो प्रॉफिट बुकिंग होने लग गई है, और जो जिन्होंने पोजीशंस बनाई थी बिफोर इलेक्शंस रिजल्ट, उन्होंने अपने पोजीशंस कुछ स्क्वायर ऑफ करी, शॉर्ट टर्म जो ट्रेडिंग की पोजीशंस होती है। बट ये डेल्टा यहाँ पे, इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर ये 0.60 है या 0.40 है, तो आप ये समझ सकते हैं कि किधर मार्केट का टिल्टिंग है। अब जैसे एक और है, जैसे वेगा भी आप देख सकते हैं। ये जैसे मैंने यहाँ पे आईवी लगा रखी है, आस की आईवी है, और ये भी इधर पुट की भी आईवी है। तो आईवी की एवरेज 11 आ रही है कॉल्स में, और आईवी की एवरेज 10 आ रही है, 10.5 आ रही है, 10.5। तो इसका मतलब हो गया कि डिमांड जो है वो कॉल्स में ही ज्यादा है, पुट से ज्यादा डिमांड कॉल में ही है। भले आज मार्केट नीचे आई है ऊपर से, बट ओवरऑल आईवी यही इंडिकेट कर रही थी कि हमें कॉल साइड ज्यादा डिमांड है, पुट साइड कम डिमांड है। तो इस तरीके से आप बेसिकली एवरेज ऑफ डिफरेंट स्ट्राइक्स एट द मनी से 2 ऊपर 2 नीचे, इनकी जो एवरेज आईवी है, इसको देख के एक आइडिया थोड़ा लगता है हमें कि मार्केट का झुकाव किधर है। और ग्रीक्स से आप ये पकड़ सकते हैं मार्केट के मूवमेंट को। अगर मैं थीटा की तरफ जाऊं, तो थीटा कॉल्स में ज्यादा है, और पुट्स में कम है। यानी पुट में 9.54 का एवरेज थीटा है, और कॉल में थीटा ज्यादा है। तो जिधर थीटा ज्यादा है, चांसेस उधर ही मार्केट के जाने के ज्यादा होते हैं लाइव मार्केट में। तो थीटा कम होने का मतलब है कि ऑप्शन राइटर्स वहां पे एग्रेसिव है, इसलिए वहां पे थीटा कम हो गया। क्योंकि मान लीजिए किसी भी, अगर कोई भी स्ट्राइक को हैमर किया जाए और उसको आप ठोकेंगे, यानी कि अगर उसका प्रीमियम टूटता जाएगा, तो वहां पे थीटा कम हो जाता है। और अगर कोई चीज बढ़ रही है तो उसमें थीटा इंक्रीज हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि थीटा कॉल साइड ज्यादा है, तो इसका मतलब, और डेल्टा भी कॉल साइड ज्यादा है, और एवरेज आईवी भी कॉल साइड ज्यादा है। तो कुल मिला के समरी ग्रीक से यही मिलती है कि जो पैसा मिलने के चांसेस हैं वो कॉल साइड ज्यादा है। तो ये पूरा ग्रीक से आप एक एडिशनल कंफर्मेशन की तरह इसे आप यूज कर सकते हैं पीसीआर के साथ, कि किस तरीके से मार्केट का ग्रीक्स है वो क्या मुझे मार्केट के इंडिकेशंस को बता रहे हैं। और कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मैंने आपको समझाया कि प्रोबेबिलिटी क्या है, और हमें किस लिए ऑप्शंस को कैरी नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए, प्रैक्टिकल एग्जांपल। इसको आप चाहो तो
सेंसेक्स में भी यूज कर सकते हैं, सेंसेक्स में भी सिमिलर ग्रीक्स हैं। वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि सेंसेक्स थोड़ा वोलेटाइल ज्यादा है, तो एट द मनी और आउट ऑफ मनी के ग्रीक्स में मेजर डिफरेंस नहीं होता है। थोड़ा सा डीप आउट ऑफ मनी में जाएंगे तो ग्रीक्स में डिफरेंस है, बट एट द मनी से नजदीक की 100-200 पॉइंट का ग्रीक में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो डेल्टा हो गई, वेगा हमें समझ में आ गया, वोलेटिलिटी हमें थीटा समझ में आ गया। इसके साथ एडिशनल मैंने एक आस्क आईवी आपको बताया। आस्क आईवी मतलब बिड और आस्क होती है, तो उसकी आईवी होती है। तो वो आस्क आईवी और बिड आईवी ये हम लोग ट्रैक करते हैं नॉर्मली। तो ये कुल मिला के ग्रीक्स हो गया। बाकी डेल्टा गामा गामा भी हम समझते हैं कि गामा कैसे देखेंगे। गामा ये बताता है कि डेल्टा की स्पीड कौन से स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा होगी। और एक रेहो है जो इंटरेस्ट रेट फैक्टर से रिलेटेड है, उसको हमें समझने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकली इसको कैसे हम देख सकते हैं फ्री में, और कैसे हमें हमें इसको यूज करना चाहिए। अब हम एनएससी की कोई भी एक हम चलते हैं गूगल पे, और सिंपल तरीका है गूगल मैंने हम एक गूगल पे जाते हैं जहाँ पे सबको हम सभी देख सकें। और यहाँ पे टाइप करते हैं ऑप्शन, नहीं, ब्लैक स्कॉल्स, ब्लैक स्कॉल्स स्कॉल्स कैलकुलेटर। ठीक है, जब आप करेंगे तो आपको बहुत सारे कैलकुलेटर खुल जाते हैं। जीरोधा का है, ओमनी कैलकुलेटर है, माई स्टॉक ऑप्शंस है, निफ्टी ट्रेडर है। इस तरीके से सारे ब्रोकिंग हाउस के प्लेटफॉर्म पे ऑप्शन कैलकुलेटर होता है। तो हम एक कोई भी देख लेते हैं एग्जांपल सीखने के लिए। तो ये ऊपर हमें जीरोधा का आ रहा है, तो मान लीजिए मैंने इस पे क्लिक किया, तो ये ऑप्शन कैलकुलेटर मेरा खुल गया। अब इसमें कैसे इसको यूज करना है इसे हम सीखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या मांग रहा है ये। एक तो बोल रहा है स्पॉट प्राइस हमें चाहिए, दूसरा हमें बोल रहा है स्ट्राइक प्राइस चाहिए, तीसरा ये बोल रहा है हमें एक्सपायरी कब है ये हमें बताओ, और एक ये बोल रहा है वॉलेटिलिटी बताओ, क्या वॉलेटिलिटी है मार्केट में। ये इंटरेस्ट रेट यहाँ पे पूछ रहा है आपसे क्या इंटरेस्ट रेट लेना है, और एक डिविडेंड फैक्टर है जो स्टॉक्स के केस में होता है जब एक्स डिविडेंड या होते हैं। तो ये हम इंडेक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो इन फैक्टर्स को हम एक एक करके यहाँ पे इनपुट करते हैं। तो अब जैसे स्पॉट लेवल है, तो स्पॉट की क्लोजिंग आज की कितनी है? स्पॉट की क्लोजिंग है 25,800, 25,879। ये हमारी है आज की स्पॉट, 25,879 ये हमारी स्पॉट की क्लोजिंग है। चलो हम स्ट्राइक 26,000 की कॉल का प्राइस कैलकुलेट करते हैं कि क्या प्राइस उसका बनना चाहिए। अब एक्सपायरी कब है? एक्सपायरी हमारी है 18 तारीख को, और एक्सपायरी मान लीजिए 4 बजे एक्सपायरी, 3 बजे के बाद 4 बजे एक्सपायरी हो जाएगी। अच्छा, विक्स कितना है? अगर आप विक्स देखिएगा तो अभी 12 के आसपास विक्स है। और इंटरेस्ट रेट हमें लेना चाहिए कितना? 10% बोलती है एनएससी की, हमें 10% लेना है। तो मैंने क्या क्या डाला? मैंने स्पॉट लेवल जो है वो डाल दिया, स्ट्राइक प्राइस 26,000 की कॉल पुट का हम कैलकुलेट करते हैं, एक्सपायरी कब है ये हमें डालना है, और वॉलेटिलिटी विक्स क्या चल रही है ये डालना है, और इंटरेस्ट रेट डालना है। और हमने कैलकुलेट पे टाइप कर दिया, प्रेस कर दिया। अब आपके सामने कॉल ऑप्शन का प्रीमियम कितना आया? 89 रुपीज आया। ठीक है, अब ये जो कॉल ऑप्शन है इसका थीटा कितना आया? अब सीखने वाली चीज है। अब ये जो प्रीमियम है ये आपने देखा होगा, इसकी क्लोजिंग आज की है करीब मुझे लग रहा है 95 के आसपास बंद हुई है ये। एक बार देख लेते हैं। ये 95 बंद हुई है, 26,000 की कॉल ऑप्शन 95 बंद हुई है। और इसका जो करंट फेयर वैल्यू आ रहा है वो 89 का आ रहा है। यानी ये 6-7 रुपया ओवर प्राइस्ड है। अगर जो विक्स है, जो पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से अगर आप देखिएगा तो आप ये निकाल सकते हैं कि आपकी ये ऑप्शन ओवर प्राइस्ड है कि अंडर प्राइस्ड है। तो 89 इसका फेयर प्राइस होना चाहिए, और 95 पे बंद हुई है, तो 6-7 रुपया ओवर प्राइस्ड है। अब इसका टाइम वैल्यू कितना है? एक दिन का टाइम वैल्यू इसका है 18 रुपए का, यानी कि
एक दिन में ये टाइम वैल्यू चली जाएगी 18 रुपए से। अच्छा, इसका कॉल ऑप्शन का डेल्टा कितना है मेरा, ये देखिए डेल्टा आ रहा है 0.39, यानी कि आपकी प्रोबेबिलिटी 39% है कि ये आपको इसके ऊपर एक्सपायरी होगी। और दूसरी बात कि सपोज कीजिए मार्केट 100 पॉइंट ऊपर खुलती है, कल किसी कारण से 100 पॉइंट ऊपर खुलती है, तो 39 डेल्टा है, तो ये 100 पॉइंट ऊपर खुलने से आपकी कॉल ऑप्शन ये वाली कितनी बढ़ेगी, 39, यानी कि 39 रुपीज पकड़ लीजिए आप, कॉल ऑप्शन कम से कम बढ़ेगी, और उसमें 18 रुपया ये आपको टाइम वैल्यू चली जाएगी। तो 18 रुपया ये चली गई, तो मान लीजिए 40 में से 20 चला गया, तो आपको करीब 20 रुपया के आसपास की ये कॉल ऑप्शन बढ़ेगी। और इसमें ओवर प्राइस 6 रुपया, आप देखिए ओवर प्राइस्ड है, 95 है और 88 होना चाहिए, तो 6 रुपया ओवर प्राइस्ड है। यानी आप ये मान के चलिए अगर कल 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर खुलती है, तो ये जो कॉल ऑप्शन है ये 20, 25, 30 रुपए से 30 रुपए से ज्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ऊपर जाने में डेल्टा इंक्रीज होगा, बट थीटा का इंपैक्ट भी आएगा और हमें वेगा का भी इंपैक्ट आएगा। तो 100 पॉइंट ऊपर बढ़ने से 26,000 की कॉल ऑप्शन मुश्किल से 25, 30 पॉइंट ऊपर जाएगी। और 100 पॉइंट नीचे जाने से क्या होगा, 100 पॉइंट नीचे जाने से ये जो 88 रुपीज वाली है ये 30 रुपए की रह जाएगी। तो नीचे 100 पॉइंट गई तो मुझे 50 पॉइंट का नुकसान होगा, और 100 पॉइंट ऊपर खुली तो मुझे 25 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। तो क्या ऐसे सिचुएशन में हमें कॉल ऑप्शन कैरी करना चाहिए, नहीं कैरी करना चाहिए, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच नहीं होता है। अब ये सब चीजें मुझे कैसे समझ में आएगी, ये सब चीजें आप जब ग्रीक्स को देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि अच्छा ऑप्शन का बिहेवियर ऐसा होगा। इसलिए हम सभी को ग्रीक्स का नॉलेज होना जरूरी है, ऑप्शन ग्रीक्स का, क्योंकि ऑप्शन ग्रीक्स से आप बेसिकली ऑप्शंस के इंटरनल्स को स्टडी करते हैं कि अगर आप ऑप्शंस को कैरी कर रहे हैं तो आपका रिस्क कितना है, आपका पॉसिबल रिवार्ड्स कितना है, अगर आपके फेवर में खुलती है तो मैक्सिमम आपको प्रॉफिट कितना मिल सकता है, आपके अगेंस्ट खुलती है तो आपके लिए क्या क्या रिस्क फैक्टर है, ये सब सारी चीजें हम ऑप्शन को समझ के उससे कैलकुलेट करते हैं। तो कुल मिला के ऑप्शंस के लिए ये एक एनालाइजिंग टूल है उसके बिहेवियर के लिए। अब इसी में यहाँ पे आ रहा है, देखिए पुट ऑप्शन का डेल्टा क्या है। तो अगर मैं 26,000 की पुट ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूं तो उसका डेल्टा 0.6 है। यहाँ पे गामा भी आ रहा है, ये देखिए ऑप्शन गामा आ रहा है, और ऑप्शन वेगा भी आ रही है। ऑप्शन गामा कितना है, 0.0012, यानी जो डेल्टा की बिहेवियर है वो 0.0012 इसकी स्पीड है। तो कुल मिला के आपको अब यहाँ पे कॉल ऑप्शन रोहो भी आ रहा है, तो रोहो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट फैक्टर से जुड़ा हुआ चीज है। तो जो भी फैक्टर्स है, थीटा, डेल्टा, गामा, वेगा, ये सारी चीजें हमें इस जगह पे मिलती है। तो ये ऑप्शन कैलकुलेटर है जो किसी भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म में आप जाकर के यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ये वाला खुला तो हमने ये यूज किया। एसएमसी के ब्लॉक के वेबसाइट पे भी जाइएगा तो आपको वहां पे ऑप्शन कैलकुलेटर मिल जाएगा। स्टॉक कार्ट में भी आप जाके देखेंगे तो आपको ऑप्शन कैलकुलेटर मिल जाएगा। ये कॉमन टूल है जो हर जगह अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम लोग ऑप्शंस के डेटा को यूज करते हैं। अब यहाँ पे जब हम एनएससी की वेबसाइट में, अब मैं आपको एनएससी की वेबसाइट में कुछ दिखाता हूँ। एनएससी की वेबसाइट में जब हम जाते हैं तो ऑप्शन चेन का डेटा आता है, और वहां पे एनएससी हमें सारी एक्सपायरीज का आईवी देती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अभी नहीं आ रहा है क्योंकि मार्केट बंद है, ये आपको लाइव मार्केट में आएगा। अब देखिए क्या है, एक्सपायरी डेट मेरे पास 18 नवंबर की है, 25 नवंबर की है, 2 दिसंबर की है, 9 दिसंबर की है, 16 दिसंबर, 30 दिसंबर और 27 जनवरी। तो जितनी भी करीब करीब 7 एक्सपायरीज खुली है हमारे पास। तो 7 एक्सपायरीज की ये जो आईवी आएगी, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एक स्ट्राइक ले लीजिए। मैंने यहाँ पे 26,000, 25,900 की ये ली है, 25,900 की। तो यहाँ पे देखिए, एक तो ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है मुझे सारी स्ट्राइक्स का, ठीक है, और इधर भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको दिख रहा होगा सारी स्ट्राइक्स का। तो आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं कि हेवी कौन है। तो हेवी हमें दिख रही है कॉल पुट साइड, सॉरी, हेवी मुझे यहाँ पे दिख रही है, आज बेसिकली कॉल दिख रही है हेवी, क्योंकि ऊपर से मार्केट नीचे आ गई इसलिए यहाँ पे कॉल हेवी थोड़ी दिख रही है, पुट हेवी कम दिख रही है। बट लाइव मार्केट में आप देखिएगा, जो ज्यादा हेवी होगी उस पर ट्रेड नहीं करना है, जो थोड़ा कम हेवी होगी, लाइट होगी, उस पर ट्रेड करना है। यानी अगर मान लीजिए ये सारी सबको आप सम कर लीजिए,
टोटल ये लॉट्स में आएंगे। मान लीजिए यहाँ पे 1 लाख आया और यहाँ पे 50,000 आया, 50K आया सम करके, तो आप डायरेक्शन ये पकड़ेंगे कि मुझे पुट ऑप्शन में ट्रेड करना है, क्योंकि ये 50K लॉट्स हैं और ये 1 लाख लॉट्स हैं। उसका लॉजिक ये है कि ऑप्शन राइटर्स और ऑप्शन बायर का लॉजिक आ गया बेसिकली, कि ऑप्शन राइटिंग ज्यादा हो रही है और ऑप्शन राइटिंग पुट्स में कम है, तो हम पुट्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो इंस्टीट्यूशंस जो है वो कॉल्स ज्यादा सेलिंग कर रहे हैं। दूसरा, हम लोग लाइव मार्केट में ये देखते हैं कि जो आईवी आ रही है, ये एवरेज आईवी किधर की ज्यादा है। सपोज कीजिए इधर 11 की आईवी है और इधर मान लीजिए एवरेज ये जो आईवी आती ये होती मेरी 12 की, ठीक है। और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में इधर 1 लाख होता और इधर 50,000 होता, तो मैं क्या करता, कंफर्मेशन मुझे आईवी से भी मिल गई कि आईवी इधर 12 है। एवरेज एवरेज देखनी है, इंडिविजुअल नहीं देखनी है, मुझे एवरेज देखनी है। ये जितनी भी स्ट्राइक्स है इनकी एवरेज देखनी है। एवरेज आईवी 12 है, एवरेज आईवी 11 है। इसका मतलब कि पुट में ज्यादा इंटरेस्ट है, पुट में ज्यादा डिमांड है। तो यहाँ पे समरी ये मिलती है कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में ज्यादा है, पुट में कम है। आईवी ये बोलती है एवरेज आईवी की, कॉल में आईवी कम है, पुट में आईवी ज्यादा है, यानी डिमांड ज्यादा है, तो हमें पुट साइड ट्रेड करना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको एनएससी की वेबसाइट में मिलती है, और यहां से आप इस डेटा को यूज कर सकते हैं। तो ये अब हमें ये सब प्रैक्टिकली समझ में आ गया। अब हम वापस से हम लोग प्रेजेंटेशन पे चलते हैं और फिर से एक बार देखते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोग कवर कर सकते हैं। तो थीटा वेगा हमने समझ लिया, डेल्टा गामा हमें समझ में आ गया, और रोहो की जरूरत नहीं। इंट्राडे एप्लीकेशन ऑफ ग्रीक्स में बेसिकली आपको कैसे यूज करना है, एक तो हमें पीसीआर डेटा को चेक करना है। 1 मिनट। मेरी पीपीटी दिख रही है राहुल? यस अब सर, विजिबल है। इंट्राडे एप्लीकेशन ऑफ ग्रीक्स हम कैसे करेंगे इसमें? जब भी आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो नॉर्मली हमारा बेसिक ये रूल होता है कि हम पीसीआर को देखते हैं कि पीसीआर कैसे कर रहा है, और फिर हम वीवैप के आसपास एंट्री लेते हैं। और एक ग्रीक्स का कंफर्मेशन जो मैंने आपको सिखाया वो आप ले सकते हैं कि डेल्टा कॉल्स की तरफ ज्यादा है एवरेज, या पुट्स की तरफ ज्यादा है, आईवी कॉल्स की तरफ ज्यादा है या पुट्स की तरफ ज्यादा है, थीटा कैसे इंडिकेट कर रहा है। और उसके बाद जब आप स्ट्राइक सिलेक्शन करें तो आप उस स्ट्राइक को लीजिए जिसका गामा ज्यादा है। और ऑप्शंस जो भी आप खरीद रहे हैं इंट्राडे में स्क्वायर ऑफ करके जाना चाहिए 3.20 3.25 तक। कैरी करने का रिस्क मैंने आपको बताया कि आप जब कैरी करते हैं तो हेड एंड जो कॉइन को आप, अगर हेड एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी 50-50% है, तो एट द मनी को आप कैरी करेंगे तो आप 50% चांस है कि आप विन करेंगे और 50% चांस है कि आप लूज करेंगे। तो वैसे एसेट में हम क्यों अपनी हार्ड एंड मनी लगा के कैरी करें जिसके विनिंग प्रोबेबिलिटी मेरी 50% है। इसलिए हमें ऑप्शंस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। जो एकदम लो डेल्टा है, जिसका डेल्टा 0.20 या उससे बिलो है, उसको कभी भी ऑप्शंस हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। कई बार मैंने भी कोशिश करी उस ऑप्शंस को ट्रेड करने की, बट डिजायर्ड पॉइंट्स हमें नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि क्या होता है, डेल्टा मार्केट 50 पॉइंट मूव कर गई, बट उसमें थीटा ज्यादा होने के कारण डेल्टा डिके हो जाती है तो प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। तो समरी यही समझ में आई कि जिस स्ट्राइक का डेल्टा 0.2 और उससे बिलो है, उस स्ट्राइक को कभी भी हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा 0.35 से लेके 0.30, यानी मतलब बेसिकली 0.40 से लेके 0.3 के बीच के डेल्टा की स्ट्राइक सिलेक्शन आप करेंगे तो वो बेस्ट है। कंबाइंड डेल्टा एंड वीवैप। और एक और इम्पॉर्टेंट कि डेल्टा थीटा का जो डीके है वो जनरली मैंने देखा है कि एक्सपायरी वाले दिन 1:30 बजे के बाद काफी तेजी से उसका डीके फास्ट होने लग जाता है, यानी कि जो आउट ऑफ मनी ऑप्शन होती है उनका डीके फास्ट होता है। और तो एक्सपायरी वाले दिन अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो हमेशा कम से कम 1 बजे के बाद आप नेक्स्ट वीक ऑप्शंस में ट्रेड कीजिए, जिसका रेट ऑफ डीके बहुत कम होगा और करंट वीक के ऑप्शंस का रेट ऑफ डीके बहुत फास्ट होगा। तो अगर मुझे टाइम वैल्यू डीके से बचना है तो हमें एक्सपायरी वाले दिन
अगले वीक में ट्रेड करना चाहिए, करंट वीक में ट्रेड नहीं करना चाहिए। नाउ जस्ट टू समराइज कि हमें किस तरीके से इन चीजों को यूज करना है, तो अंडरस्टैंड, ये बेसिकली जो हम लोगों ने ऑप्शन ग्रीक्स की बात करी, ये आपको ऑप्शन के प्राइसिंग को, ओवर प्राइस्ड, अंडर प्राइस्ड, आपके रिस्क फैक्टर को समझने में आपको काफी हेल्प करता है। आप अपने ट्रेड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बेसिकली रिस्क को समझते हुए कि प्राइस का क्या इम्पैक्ट है, टाइम का क्या इम्पैक्ट है, और वॉलेटिलिटी का क्या इम्पैक्ट है। ये बेसिकली जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड कर रहे हैं, तो ये हम सभी को ये एक फेयर आइडिया होना चाहिए कि जिस इंस्ट्रूमेंट में हम ट्रेड कर रहे हैं उसके प्राइस को इम्पैक्ट क्या क्या फैक्टर करेगा और किस तरीके से करेगा। तो प्राइस का इम्पैक्ट आपको डेल्टा दिखा रहा है, टाइम का इम्पैक्ट आपको टाइम वैल्यू थीटा दिखाता है, और वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट आपको वेगा दिखाता है। तो जब ऑप्शन ट्रेडर इन फैक्टर्स को समझ लेता है, ऑप्शन बायर या सेलर इस फैक्टर को समझ जाते हैं, तो वो बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग में एक स्टेप और ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि उनको ऑप्शन के ग्रीक्स से ऑप्शंस के प्राइस के मूवमेंट का बिहेवियर समझ में आ जाता है। इसलिए हमें ये सबको ये जानना चाहिए। जब भी आप राइट स्ट्रेटजी चूज करने में आपको ऑप्शन ग्रीक्स काफी हेल्प करता है। आपको स्ट्राइक सिलेक्शन आप जो कर रहे हैं, दैट इज अ राइट स्ट्रेटजी, तो वो चूज करने में ऑप्शन ग्रीक्स आपको हेल्प करता है। और आप टाइम वैल्यू डीके को कैसे हैंडल करें, ये भी आप ऑप्शन ग्रीक से समझ सकते हैं। हम लोग स्प्रेड्स क्यों ट्रेड करते हैं कई बार, बुल स्प्रेड्स या बियर स्प्रेड, उसका रीजन ये होता है कि हम टाइम वैल्यू डीके को मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप एक स्ट्राइक खरीदेंगे और एक स्ट्राइक को बेचेंगे, तो आपका वहां टाइम वैल्यू डीके न्यूट्रलाइज होती है। इसलिए वैसे सिचुएशन में हम टाइम वैल्यू को न्यूट्रलाइज करने के लिए हेजिंग स्ट्रेटजीज को यूज किया जाता है। थैंक यू, एंड सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने अपनी बेस्ट कोशिश करी कि प्रैक्टिकली इजी तरीके से कैसे ग्रीक्स को समझ सके। जी। बाकी जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ये क्लियर होगा। बट ये जरूर है कि आज के वेबिनार के बाद हम सभी जो ऑप्शन बायर हैं वो एक स्टेप और ऊपर ऑप्शंस की जर्नी में आए हैं। लर्निंग से ही हमारी अर्निंग बढ़ेगी, और आगे भी हम इसी तरीके के एजुकेशनल वेबिनार्स आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।